Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 4 और 5 जो है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो डिस्कस कर लिया था। होपली आप वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज वीडियो को देखना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है समझने के लिए। तो चलिए इस वाली वीडियो में जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना जो है फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है एरिस्टोटल सजेस्ट दैट इट इज़ ह्यूमन नेचर टू राइट एंड अप्रिशिएट पोएट्री। यानी कि अब जो हमारे कवि है, कवि का नाम जो है एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल का जो है सुझाव है कि कविता लिखना और उसकी जो है अप्रिशिएशन करना ये मानव का जो है स्वभाव है। वी आर बाय नेचर इमेटिव क्रिएटर दैट लर्न एंड एक्सेल बाय इमिटेटिंग अदर एंड वी नेचुरली टेक डिलाइट इन वर्क्स ऑफ इमिटेशन। यानी कि बोला है कि हम स्वभाव से जो है वो कहीं ना कहीं नकल करने वाले प्राणी होते हैं, जो दूसरों की नकल करके ही सीखते हैं और उसको जो है जब हम नकल कर लेते हैं तो उसको अपनी लाइफ में जो है वो इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड हम स्वाभाविक रूप से नकल के कार्यों में जो है क्या होते हैं, डिलाइट लेते हैं, यानी कि प्रसन्न भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं। एंड एविडेंस ऑफ द क्लेम दैट वी डिलाइट इन इमिटेशन ही पॉइंट आउट that we are fascinated by representation of dead bodies or disgusting animal even though the thing themselves would repel us. Aristotle suggests that we can also learn by examining representation and imitation of things, and that learning is one of the greatest pleasure there is. Rhythm and harmony also come naturally to us, so that poetry gradually evolved out of our improvisation with these media. सो अब इसका जो है इसके आगे जो है समझते हैं। उसमें लिखा गया था कि हम जो है नकल को से जो है वो हैप्पीनेस लेते हैं। सो इस दावे के परिणाम के रूप में कि हमें नकल करने में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो अब जो है पोएट बताते हैं कि हम जो है कभी कभी ऐसे जानवरों के भी चित्रण में मोहित हो जाते हैं, यानी कि कहीं कहीं हम जो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी देख लेते हैं जो रियलिटी में अगर हम उसको देखते तो हम उससे घृणा करते हैं, यानी कि हमको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी नकल के माध्यम से हम ऐसी ऐसी चीज़ों को भी कर जाते हैं जो अगर रियलिटी में अगर हम नकल नहीं करते तो शायद उस चीज़ों से जो हमको कहीं ना कहीं वो एनिमल्स जो हैं यहाँ पे डिस्गस्टिंग लगते हैं, ठीक है, जो हमें आकर्षित नहीं करते, विकर्षित करते, लेकिन हम नकल में वो चीज़ें कर रहे हैं। अब एरिस्टोटल का सुझाव यह भी है कि हम चीज़ों के प्रतिनिधित्व और नकल की जांच करके भी सीख सकते हैं और सीखना सबसे बड़े सुखों में से एक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम नकल कर रहे हैं तो नकल करने से हम सीख रहे हैं। देखो क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हम किसी को देखते हैं और वो काम अगर वो इंसान उस तरीके से कर रहा है तो हम भी ट्राई करते हैं कि हम भी उसी तरीके से करें। और जब हम उस तरीके से करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे हम नए ऑफिस में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं तो हमको वहाँ की ड्यूटीज़ नहीं पता होती किस तरीके से करनी है, लेकिन हम किसी और को देखते हैं तो हम जो है उसके जैसा करने का ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है वो लाइफ में सीखते हैं और इसी तरीके से जो है वो सीखा जाता है। और सीखने के बाद भी जो एक हैप्पीनेस होती है वो एक अलग ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे रिदम का और हारमोनी का भी बात किया गया है कि ये भी एक स्वाभाविक रूप से हमारे पास आते हैं। इसीलिए कविता धीरे धीरे इन मीडिया के साथ हमारे सुधारों में भी जो है वो विकसित कर रही है। यानी कि जब हम नकल करते हैं, सीखते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है हमारे चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज में लिखा है एज पोएट्री इवॉल्व्ड अ शार्प डिवीजन डेवलप्ड बिटवीन सीरियस राइटर हु वुड राइट अबाउट नोबल कैरेक्टर्स इन लॉफ्टी हिम्स एंड पैनेजाइरिक एंड मीनियर राइटर हु वुड राइट अबाउट इग्नोरेबल characters in demeaning invectives. Tragedy and comedy are later developments that are the grandest representations of respective traditions, tragedy of the lofty tradition and comedy of the mean tradition. So अब इसका समझते हैं मतलब। अब देखो बोला गया था पीछे कि जैसे जैसे पोइट्री जो है, कविता जो है वो डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी। अब जो गंभीर लेखक थे, जैसे कि जो सीरियस लेखकों के बीच एक तेज़ी से डिवीज़न विकसित हुआ, यानी कि विभाजन जो है वो विकसित हो गया। जो ऊंचे भजनों में, जैसे कि जो भजन वगैरह होते थे उसमें जो महान पात्रों के बारे में लिखते थे, तो जैसे हर में एक मेन लीडर होता है उसके बारे में लिखते थे। और मतलबी लेखक जो नीच चरित्रों के बारे में अपमानजनक अपशब्दों में लिखते थे। यानी कि
कि हर टाइप के जो है वो जो पोएट होते थे वो अलग अलग तरीके से लिखते थे। कुछ जो है वो ऊंचे भजनों के पात्रों को लिखते थे, कुछ जो है वो मतलबी लेखक जो नीच चरित्रों के अपमानजनक अपशब्दों में से जो है वो चीज़ों को लिखते थे, यानी कि अपमानजनक चीज़ों को लिखते थे। अब ट्रेजेडी और कॉमेडी बाद में विकसित है, जो अपनी अपनी परंपराओं का सबसे भव्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो बोला है ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है वो बाद में विकसित होती है, बाद में डेवलप होती है, जो अपने अपने ट्रेडिशन को जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि दिखाती है। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट पैसेज है, उसमें लिखा है एरिस्टोटल स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट ट्रेजेडी हैज़ अचीव्ड इट्स कंप्लीट एंड फिनिश्ड फॉर्म। ही लिस्ट 4 innovations in the development from improvised theorems toward the tragedies of his day. Dithyramb were sung in honor of Diogenes, god of wine, by a chorus of around 50 men and boys, often accompanied by a narrator. Aeschylus is responsible for the first innovation, reducing the number of the chorus and introducing a second actor on stage, which made dialogue the central focus of the poem. Second, Sophocles added a third actor and also introduced background scenery. Third, tragedy developed an air of seriousness and the matter changed from a tragic rhythm, which is more suitable for dancing, to an iambic rhythm, which is closer to the natural rhythm of conversational speech. Fourth, tragedy developed a plurality of episode or acts. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एरिस्टोटल है यह कहने में चूक गए कि जो हमारी ट्रेजेडी ने अपना पूर्ण और समाप्त स्वरूप प्राप्त कर लिया है। यानी कि जो एरिस्टोटल है उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो नहीं कही है कि जो ट्रेजेडी है वो अपने आप में ही जो है वो एक पूर्ण और समाप्त रूप से जो है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो है उन्होंने 4 इनोवेटिव जो इनोवेशंस ट्रेजेडी थी उनके बारे में जो है वो डिस्कस किया है और कहा है कि शराब के देवता डायोनिसिस के सम्मान में लगभग 50 पुरुषों और लड़कों ने एक समूह द्वारा अक्सर एक कथावाचक के साथ डेथिरम गाए जाते थे। यानी कि कहीं मतलब जितनी भी मतलब यहाँ पर जो टाइप्स बताए गए हैं ना, जैसे पोइट्रीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते थे, तो उसमें किस तरीके से जो है वो गाया जाता था। जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में ही आपको बताया था तो वहाँ पर ट्रेजेडी थी, कॉमेडी थी, काफ़ी टाइप्स के जो हैं वो पोइट्रीज़ थे, मतलब पोइट्रीज़ के जो काइंड्स थे। तो वैसे यहाँ पर जो है एक डेथिरम है वो किस तरीके से गाया जाता था, तो 50 पुरुषों और लड़कों का जो एक समूह होता था उसके द्वारा जो है वो कथावाचक के साथ जो है ये चीज़ों को गाया जाता था। अब जो हमारे कोरस की संख्या को कम करने और मंच पर एक दूसरे अभिनेता को पेश करने के लिए जिसने संवाद को कविता का केंद्रीय फोकस बना दिया। दूसरा, सोफोक्लस ने एक तीसरा अभिनेता जोड़ा और पृष्ठभूमि दृश्यों को भी पेश किया वहाँ पे। अब तीसरा जो हमारा ट्रेजेडी ने गंभीरता का माहौल विकसित किया। यानी कि ट्रेजेडी देखो हर टाइप की कविता का क्या क्या महत्व था, क्या क्या वो रोल करते थे, वही चीज़ें बताई गई हैं। जो हमारा ट्रेजेडी था वही गंभीरता का माहौल जो है वो विकसित करता था और मीटर एक ड्रोचिक लेयर से बदल गया। सो हर जो जितनी भी पोइट्रीज थी उनका अपना अपना तरीके से जो वर्क था वो डिस्कस किया गया है, जो नृत्य के लिए अधिक उपयुक्त है। एक आयम्बिक लय में बदल गया जो संवादी भाषण की प्राकृतिक लय के करीब है। अब हमारा जो है फोर्थ ट्रेजेडी डेवलप्ड अ प्लुरैलिटी ऑफ एपिसोड्स और एक्ट। यानी कि जितनी भी ट्रेजेडी है वो कभी भी एक एपिसोड में कंप्लीट नहीं होता था, वो डेवलप हो के जो है वो मैनी नंबर्स ऑफ एपिसोड और एक्ट में जो है वो कंप्लीट होता था। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है नेक्स्ट एरिस्टोटल एलैबोरेट्स ऑन व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज दैट कॉमेडी डील्स विद पीपल वर्स देन अस ourselves, saying that comedy deals with the ridiculous। यानी कि बोला है एरिस्टोटल कह रहे हैं, अब उनका कहने का मतलब ये है कि जो कॉमेडी है वो डील करते हैं काफ़ी वर्स लोगों के साथ जो हमारे से बहुत बदतर होते हैं। सेइंग दैट कॉमेडी डील्स विद द रेडिकुलस, यानी एक तरीके से बोल जाए कि वो रेडिकुलस के साथ जो है वो डील करता है। ही डिफाइंस द रेडिकुलस एज अ काइंड ऑफ अगलीनेस, यानी कि अगलीनेस मतलब बेकार लोगों के से तुलना किया जा रहा है। डैट डज नो हार्म टू एनीबडी एल्स, जो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते। एरिस्टोटल इज एबल ओनली टू गिव अ very sketchy account of the origins of comedy because it was not generally treated with the same respect as a tragedy। यानी कि कॉमेडी और ट्रेजेडी के जो कैरेक्टर्स होते थे कहीं ना कहीं उसको जो है सेम रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, अलग अलग जैसा ट्रीट किया जाता था। सो देयर इज फ्यूवर रिकॉर्ड्स ऑफ द इनोवेशंस दैट लीड टू इट्स प्रेजेंट
form. अब नेक्स्ट है while both tragedy and epic poetry deal with lofty subjects in a grand style of verse, Aristotle notes three sufficient differences between two genres. First, tragedy is told in a dynamic, dramatic rather than narrative form and employs several different kind of words, while epic poetry employs only one. Second, the action of a tragedy is usually confined to a single day, and so the tragedy itself is usually much shorter than an epic poem. यानी कि ट्रेजेडी जो थी वो काफ़ी शॉर्टर होती थी एपिक पोएम से. एपिक पोएम बहुत लंबी, यानी कि उसका एक लिमिट ही नहीं होता था कि कब खत्म होगा. ऑब्वियस सी बात है, ट्रेजेडी एक कहानी की तरह होती थी, कॉमेडी कहानी की तरह होती थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको अंत करना ही है, ख़त्म होगा तभी उसका जो है वो सारांश निकलेगा. लेकिन एपिक पोएट्री जो थी वो अपने आप में बड़ी होती थी, मतलब उसको आप कह नहीं सकते हो कि कितने पेज में कितने पैसेज में ख़त्म करना है. थर्ड, वाइल ट्रेजेडी हैज़ ऑल द एलिमेंट डेट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक पोएट्री इज ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल एलिमेंट डेट आर यूनिक टू इट अलोन. सो अब अगर स्टार्टिंग से देखिए हम यहाँ पे, तो बोला गया है कि जबकि जो हमारी ट्रेजेडी और महाकाव्य कविता, यानी महाकाव्य कविता मतलब एपिक पोएट्री, दोनों कविता की एक भव्य शैली में ऊंचे विषयों से निपटते हैं. इनके दोनों का अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है. एरिस्टोटल दो शैलियों के बीच तीन महत्वपूर्ण अंतर नोट करते हैं, यानी कि अब इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों पोएट्री के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उस चीज़ को जो है वो एरिस्टोटल डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ट्रेजेडी को कथा के बजाय नाटकीय रूप से बताया जाता है, यानी कि एक जो ट्रेजेडी होती है उसको नाटक रूप से जो है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ उन सब के बीच में कन्फ्यूज़न होता है, एक ट्रेजेडी रूप का माहौल बनता है. इस तरीके से नाटक के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है, ना कि कथा के रूप में. और कई अलग अलग प्रकार की कविताओं का उपयोग भी उसके अंदर जो है वो किया जाता है. लेकिन जो हमारी एपिक पोएट्री होती है, एपिक कविता होती है, उसमें केवल एक का ही उपयोग करते हैं और एक ही की तरह जो है वो कथा को लिखते चले जाते हैं. अब आगे बोला गया है, दूसरा, किसी ट्रेजेडी की कार्रवाई आमतौर पर एक ही दिन तक सीमित होती है और इसीलिए आमतौर पर जो हमारी ट्रेजेडी है वो एक महाकाव्य जो यानी एपिक पोएट्री है उसकी तुलना में काफ़ी छोटी होती है. यानी कि उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया ही, ये कविता जैसे एक मतलब इसका एक नाटक है, तो नाटक का तो अंत होना ही है. कैरेक्टर्स को जो है वो आमतौर पर कार्रवाई करवाई जाती थी, जिसमें जो है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता था. और ये जो है आमतौर पर महाकाव्य है, इसीलिए जो है वो बड़ी होती थी और ट्रेजेडी जो है इससे छोटी होती थी. अब तीसरा बोला है कि जबकि हमारी ट्रेजेडी में वे सभी तत्व हैं जो एक महाकाव्य कविता की विशेषताएं हैं. अब यहाँ पे बोला गया है कि एक जो ट्रेजेडी है उसमें महाकविता में जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि महाकाव्य यानी कि एपिक पोएट्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आता है, जबकि एपिक पोएट्री में ट्रेजेडी वाली चीज़ें नहीं आती हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारा ये जो है 4 और 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share, subscribe my channel and also follow me on Instagram and Telegram for PDF. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.